बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछला ये वाला जो पूरा हफ्ता था काफ़ी गहमा गहमी रही है शहर इक़्तिदार में। मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं ये वीलॉग्स नहीं कर सकी, लेकिन आज के वीलॉग में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे द गार्जियन की रिपोर्ट, जिसमें वो बताता है कि किस तरह सुपर लाडले को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है 190 मिलियन पाउंड का एहतसाब अदालत में, और वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पीटीआई वालों के लिए, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो तलत हुसैन ने जो प्रोग्राम किया था जो बढ़ गया, उन सब बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, इन तमाम बातों से पहले, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। शायद वो बाकियों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। एक पोस्ट है मोहम्मद उमैर की, जिसमें वो लिखते हैं कि शौहर के सामने बीवी हो, भाई के सामने बहन हो, और वहाँ मौजूद एक शख्स इस खातून के कपड़ों पर हाथ डालकर कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या मैं आगे बढ़ूँ। इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर मुल्क खुशियाँ मनाई जा रही हैं, शादियाने बज रहे हैं। ये तबसरा नहीं, खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। पता नहीं लोगों को ये सुनने के बाद, ये पोस्ट पढ़ने के बाद कैसा लगा हो, लेकिन मुझे ये पोस्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान का मफहूम, उसका मतलब, उसके मकसद को किसी ने नुकीले चाकू से खुरच डाला है। बहुत पहले मैंने शहाबुल्लाह कुदरत का कुछ अफसाने थे उनके माँ जी के नाम से, वो पढ़े थे, और वो सारे अफसाने मेरे दिमाग में एक एक करके गूंजना शुरू हो गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन आपके दिमाग के किसी गोशे में होती हैं, और कहीं कोई ऐसी बात हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो वो सामने उभर कर आ जाती हैं। उसमें एक अफसाने में था, मैं हो सकता है कैरेक्टर के नाम आगे पीछे कर दूं, लेकिन उस अफसाने का मफहूम ये था कि एक पाकिस्तानी लड़की हिजरत करके वतन आती है। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आती है और बड़ी खुश होती है कि अब मुझे हिंदुस्तान जब से पाकिस्तान आई हूँ, तो अब मुझे मुसलमान के नाम सुनने, मुझे अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान जैसे नाम सुनने को मिलेंगे। वहाँ पे कोई राकेश, मुकेश नहीं होगा जो हम पर गंदी नज़र डाले, जो हम पर मैली नज़र डाले। पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, वहाँ हमारे भाई होंगे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आती है तो अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम भी राकेश और मुकेश जैसे ही होते हैं, शायद उनसे भी बदतर। यही हमारे मुल्क का, यही हकीकत है जो शहाबुल्लाह कुदरत ने अपने अफसानों में बताई। हो सकता है वो अफसाने पढ़कर हमें लगता हो कि पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन आज अगर आप उन अफसानों को गौर से देखें ना, उनकी डेप्थ में जाए, तो वो पाकिस्तान की सही अक्कासी कर रहे हैं। यही है हमारा पाकिस्तान जो दीन इस्लाम के नाम पर लिया गया था। बल्कि उनमें से एक अफसाना था जिसकी कुछ लाइन इस तरह की थी कि वो शख्स उस औरत से पूछता है, जिस औरत के साथ वो जा रहा होता है रक्शे में बैठकर, कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वो हिंदुस्तान के किसी इलाके का नाम लेती है, और हिंदुस्तान, तो वो उससे कहता है कि तुम वहाँ की रहने वाली हो तो यहाँ कैसे आई, तो वो कहता है साहब वहाँ ना माल की इज़्ज़त, ना आबरू, न जान, न माल, न इज़्ज़त, ना आबरू, तो इसलिए यहाँ आ गई। तो वो कहता है तुम यहाँ पे बड़े इज़्ज़त आबरू वाले काम कर रही हो, तो कहते हैं चलो इज़्ज़त आबरू ना सही, दीन तो सलामत है यहाँ पे साहब। तो बस हमारे मुल्क में दीन ही सलामत है, और वो दीन जिस पर आए रोज़ अपने मफादात के लिए फतवे लगते हैं, वो दीन जहाँ पे शादी, तलाक, इद्दत, नमाज, कुरान, तस्बीहात को हम मजाक और सियासत की आड़ में इस्तेमाल करते हैं, वो दीन जिसका नाम लेकर हम सियासत में कार्ड खेलते हैं, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारे माशरती अहवाल है। लेकिन इस पर कोई बात करना पसंद नहीं करता है। मैं भी बात कर रही हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस पर सुनना भी अच्छा ना लगे कि ये क्या टॉपिक है, क्योंकि लोगों को गरम मसाले, चाट मसालों वाली जैसी बातें पसंद आती हैं, और यही हम इसी वजह से शायद जो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर जिस तनज़्ज़ुली का हम शिकार हैं, उसकी एक यही वजह है कि हमने सच बोलना, सुनना, देखना सब कुछ ही छोड़ दिया है। हम सिर्फ वही देखना पसंद करते हैं जो हमारी आँखों को अच्छा लगता है, जो हमारे कान को सुनना पसंद है, हम सच नहीं सुनते। अब आप अगर हमारी सियासत का हाल देख लें, हमारी अदालती निज़ाम का हाल देख लें, तो उसमें भी सिर्फ दीन ही बचा है और तो कुछ भी नहीं है। अदालती निज़ाम में आजकल क्या हो रहा है, कौन सा कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। आप चलिए ये बात देख लीजिए कि
नैब का ने आज 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस अलकादिर केस वाला एहतसाब अदालत में दायर किया है। उसमें आप सबको पता है कि उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज, बैरिस्टर मुस्तफ़ा, फरहत शहजाद, इन सबको नॉमिनेट किया है। जुल्फ़ी बुखारी को भी नॉमिनेट किया है उस केस में। अब ये वो केस है जिसमें एनसीए के जो यूके एनसीए के जज की मैंने आपको पीछे जो अपना लास्ट व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको सारी रिपोर्ट बता दी थी, उनका फैसला सुना दिया था। साथ में मशारिक बैंक जो दुबई का है उसकी भी स्टेटमेंट आ गई थी। उसके बावजूद उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया है और वो भी इमरान खान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ज्यादती जिसे कहते हैं एक बदनीयती पर है। उसकी दूसरा आप ये देख लेना कि एवन फील्ड का जब मामला होता है तो यही नैब जाती है और ये अपील वापस ले लेती है। वहाँ पे नवाज शरीफ बाइज्जत बरी नहीं होते, उन्होंने दिखाया नहीं होता कि जी ये मनी ट्रेल है, ये इन पैसों से मैंने एवन फील्ड ख़रीदा है। वो आज भी ये साबित करने में नाकाम है कि एवन फील्ड कहाँ से आ गया। वो एवन फील्ड जिसमें वो रहते रहे हैं, अभी 4 सालों में रहते रहे हैं और बेचारा श्याम जो लड़का है उसका पूरा ग्रुप वहाँ जा जाकर उनको बेइज्जत भी करता रहा है। तो उसकी जो है उस फ्लैट्स की आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। अगर वो मनी ट्रेल देते तो वो बाइज्जत बरी होते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। वहाँ पे आकर नैब कहती है कि नहीं जी, क्योंकि ये चुनतखब सदीक जान की टर्म है, ये चुनतखब वज़ीर आज़म है आने वाले दिनों में, तो हम इनके खिलाफ सारी अपीलें वापस ले लेते हैं। अब जो 7 दिसंबर को अल अजीज़िया रेफरेंस की जो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है उसका भी यही हाल होना है। तो यहाँ पे कानून जो है वो अशरफिया की बांदी है। आजकल वो रायमंड महल में हाथ जोड़े खड़ी हुई है, जबकि दूसरी तरफ जो है किसी की माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सियासी मुतालबात को मनवाने के पीछे आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर चुके हो, माँ बहनों की इज्जतों पर हाथ डाल रहे हो। ये हमारी माशरती जिसे गिरावट है कि आपने अपने मफादात के खातिर तमाम हदें पार कर चुके हो। दूसरी तरफ नैब, वही नैब जिसमें तमाम जो सबूत आ चुके हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 190 मिलियन गए, उसके बावजूद उसने रेफरेंस दायर कर दिया एहतसाब अदालत में। और रही बात साइफर का भी आज केस लगा था, वही हुआ जी, मुलतवी हो गया। अब जेल ट्रायल होगी, जेल ट्रायल के पीछे एक नई कहानी है। पहले तो सारा दिन वजारत कानून के नोटिफिकेशन का इंतज़ार होता रहा, फिर वो हुआ और फिर एज़ यूजुअल जी समाअत मुलतवी कर दी गई। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, और नतीजे में आप क्यों नहीं पहुँचे कि इस केस में कुछ रखा ही नहीं है। या तो ये सारा केस उड़ जाएगा और उड़ने आपने अभी देना नहीं है, तो इसलिए आप कह रहे हो उसको लटकाए रखो, तो इसलिए आपने उसको लटकाया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है हफ्ते वाले दिन। अब इसमें आप इलेक्शन कमीशन की बदनीयती देख लें। मैंने बहुत सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा है, करीब से ऑब्जर्व किया है, सारा प्रोसेस समझती हूँ मैं उसका। अब उसमें कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी प्रेस्क्राइब रूल्स, रेगुलेशन या मेथडोलॉजी नहीं दी हुई कि आपने इस मेथड के तहत इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। हाँ, जिस तरह आप इलेक्शन करवाते हैं उसके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जो आप इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा देते, तो ये तमाम प्रोसेस होता है। बाकी ये पार्टियों का अपना इंटरनल प्रोसेस होता है। अब आज तक 75 साल तारीख में हमने नहीं सुना कि किसी की पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ने जी कोई ऑब्जर्वेशन लगा दी गई हो या उसको कल अदम करार दे दिया गया हो या कहा हो ये सही नहीं हुए दोबारा करवाएं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली बार हो रहा है जो साफ नज़र आता है बदनीयती पर है कि एक शख्स को चेयरमैनशिप से हटाने पर के लिए है। और इनको लगा कि जब पाकिस्तान की चेयरमैनशिप पीटीआई की चेयरमैनशिप इमरान खान से ले ली जाएगी तो वो जी जाहिर सी बात है कि अलीमा बीबी को जाएगी या बुशरा बीबी को जाएगी। और उन्होंने पहली प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। एक दिन 4 लोगों को खड़ा करके बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगवाए और एक दिन 4 लोगों को खड़ा करके अलीमा बीबी के नारे लगवाए। लेकिन जेल में बैठा हुआ शख्स भी इमरान खान है, उसने भी बाजी पलटी और उसने जी बैरिस्टर गोहर को नामजद किया है चेयरमैन के तौर पर। और अब जी जो लोगों को मिशन दिया गया है, कुछ सहाफ़ी लिफाफी आप जो कुछ भी कह लें, कि इन्होंने बैरिस्टर गोहर के ख़िलाफ़ जो है बोलना है, एक नैरेटिव बयान करना है ताकि लोगों में मायूसी पैदा की जाए। अब चलें ये भी करके देख लेते हैं कि कितनी मायूसी पीटीआई के वोटर्स में वो इस तरीके से हथकंडों से फैला सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी वो वार करते हैं वो नाकाम ही होता है। और कल हफ्ते बरोज़ हफ्ता पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है, उसमें उन्होंने
यास्मीन राशिद को ही सदर के लिए नामज़द किया है पंजाब के, और हलीम आदिल शेख को सिंध के लिए। वो लोग जो कि जेलों में मौजूद हैं उन्हीं को उन्होंने नामज़द किया है। और अभी तो बहुत सारे रंग हैं। आपको पता है कि जो जेल में बैठा कैदी वो असाबों में सवार है, उससे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात पे डटा हुआ है, वो अपनी शराइत पर कायम है। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसमें उसने कहा है इंसानी बुनियादी हकूक़ का हवाला देते हुए कि जितने भी प्रिजनर्स जो हैं, जो औरतें हैं, वो कैद में हैं, जेलों में इनको रखा गया है, और वो भी बिना किसी कसूर के, बिना वजह के, तो आप प्लीज़ उनको रिलीफ दें। तो ये लेटर वो लिख चुके हैं। तो आप वो शख्स जो कि जेल में भी बैठकर बड़ी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है, उसका कैसे मुकाबला किया जाएगा, उसका मुकाबला आपको 8 फरवरी को करना मुश्किल लग रहा है। तो आप लोगों ने पूरी धांधली का भी प्लान बनाया हुआ है, जिसको एक्सपोज गार्जियन की रिपोर्ट करता है। गार्जियन कहता है कि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं ना, ये मजवज़ा हल्का बंदियाँ जो हुई हैं, उसमें जी धांधली है। उसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं वो वोटर नंबर के ज़वाबित के मुताबिक ही नहीं हुई है। और दूसरी बड़ी बात, उसने रेफ़र किया है बलूचिस्तान को। उसने कहा है कि बलूचिस्तान के जो 2 शहर हैं, हरनाई और सिब्बी, उन दोनों को एक हल्का बना दिया गया है, जबकि इन दोनों में 400 किलोमीटर का फासला मौजूद है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुका है और अब PMLN में शामिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ उसको जितवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जितनी भी हल्का बंदियाँ हुई हैं, जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई हैं, उन सब का फ़ायदा सिर्फ एक शख्स को, एक पार्टी को देने के लिए किया गया है। और इसमें बहुत सारी, जितनी भी हल्का बंदियाँ हैं, इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं। और ये ऑब्जेक्शन किसने रेज की? एक मॉनिटरिंग ग्रुप है इलेक्शन का, फ्री एंड फेयर के नाम से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के नाम से। उसने भी इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस अपनी दी हैं और बताया कि किस तरह प्री रिगिंग की सारी तैयारियां की गई हैं, किस तरह सिर्फ सुपर लाडले को जितवाने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये तो हमारे हाल है। तो फिर सदीक जान की चुनतखब टर्म बिल्कुल सही है कि आपने मुंतखब नहीं करना, आपने एक बंदे को चुन लिया है, तो इलेक्शन करवा कर इतनी रिगिंग करके क्या फ़ायदा है? मतलब आप क्यों पैसा ज़ाया करें? आप कह दी कि जी ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, इसको वज़ीर आज़म बनाओ, बात ख़त्म करो, अल्लाह अल्लाह खैर से। और ये सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का जवान ये बात कर रहा है। तलत हुसैन ने जो प्रोग्राम किया जी, जवानों का पैगाम, जवानों यूथ एक्सपो, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसके बावजूद तो मेरे ख्याल से सब सर पकड़ के बैठे हुए। लेकिन इसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे आज का यूथ अवेयर है। हमारे आज का यूथ डरता नहीं है, वो झुकता नहीं है, वो सच बोलने की ताकत रखता है, उसने सच बोलने की हिम्मत की है। मैं सवालात आप सब सुन चुके होंगे, मैं उन पर नहीं जा रही कि उसने क्या सवाल किया, लेकिन ये अच्छा लगा कि उसने सच बोला। और वो सहाफ़त जो तलत हुसैन का जो रिस्पॉन्स था, उस पर मैं बड़ी डिसपॉइंट हुई जब वो कहते हैं कि जी जितना अहल, जितना बासलाहियत आज का जवान अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो इतना बासलाहियत नहीं है। आप अपने नौजवान को ही ख़राब कर रहे हो। वो नौजवान जिसने मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है, और वो नौजवान जिसको आप ख़ुद पढ़ाते रहे हो, आप ख़ुद कह रहे हो कि जी मैं 1992 से पढ़ाता रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो जिनको आप पढ़ाते रहे हो उनके बारे में ये ख्याल है, तो जाहिर सी बात है आप जैसे उस्ताद होंगे तो फिर शागिर्द भी ऐसे ही होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा आज का नौजवान बहुत बासलाहियत है। हमारा मुस्तकबिल में इतनी सलाहियत है कि वो हमारे मुल्क की तमाम बुराइयों का ख़ात्मा कर सकता है अगर उसे मौका दिया जाए। हमारा जो मुस्तकबिल है वो माजी से ज़्यादा तगड़ा है। आज का मुस्तकबिल हमारे कल के माजी को आंखें दिखा रहा है, और माजी डर रहा है कि अगर इसने हमें अपनी लपेट में ले लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारे मुल्क के जो माजी हैं, जिनको लगता है कि उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, तो आप माजी हैं और मुस्तकबिल तो होकर रहता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप आने वाले कल को नहीं रोक सकते, और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप इसको नहीं रोक सकते, आप इसको नहीं डरा सकते हैं। तो तलत हुसैन साहब, आप उनको ये कहने के बजाय अगर आप उनको मोटिवेट करते, उनको आगे बढ़ाते, तो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती। लेकिन ये कहने में सब कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो हर कोई अपने आप को खुद ही नंगा कर रहा होता है। तो यहाँ पे हर कोई ने अपने आप को चंद ग्रुप के मफादात के लिए खुद नंगा करने पर तुले हुए। और
इंशाअल्लाह ताला हम कल देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शन में, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क का सोचो, इस मुल्क की नस्लों का सोचो, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। कहीं अपने मुल्क को उस जगह ना ले जाएं जहाँ कल हम अपने बच्चों से आँख मिलाकर बात ना कर सकें। आज तुम्हारे घर की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, कल किसी और के घर की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। ये आग जो कहीं और लगी है तुम्हारे घरों में भी आग पहुंच सकती है। इस आग को बुझा लो, इस आग को हवा मत दो। अगर ये तुम्हारे घर में आ गई तो रोगे और मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इस आग को बुझाओ। अल्लाह हाफिज़।